हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, यानी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और इसकी विकास यात्रा क्या रही। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास जानने से पहले हमें भाषा की कुछ विशेषताएं जाननी अति आवश्यक है। तो हम सबसे पहले भाषा की कुछ विशेषताएं उनके बारे में जानेंगे। इन भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है, एक भाषा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर पहली विशेषता आती है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि अर्जित संपत्ति है। ठीक है। भाषा दूसरी विशेषता है भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु, यानी भाषा आदन सामाजिक वस्तु है। पहली विशेषता होगी भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, मतलब भाषा किसी माता पिता के द्वारा जो पैतृक संपत्ति होती है, जैसे धन हो गया, जमीन हो गई, वैसे ये संपत्ति नहीं, बल्कि अर्जित संपत्ति। बालक अपने माता पिता, परिवार, समाज के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे अर्जित करता है। ठीक है। और भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है, समाज में रहकर ही बालक भाषा का अर्जन कर सकता है। ठीक है। तीसरी विशेषता है भाषा परंपरा है। परंपरा है, व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है, परंतु पर नहीं। यानी भाषा एक परंपरा है, व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है, व्यक्ति किसी भाषा को सीख सकता है, इसे उत्पन्न नहीं कर सकते, किसी भाषा का हम निर्माण नहीं कर सकते। भाषा एक परंपरा है, व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है, इसे सीख सकता है, पर इसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है। चौथी विशेषता होगी इसकी भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। यानी भाषा को हम अनुकरण के माध्यम से सीख सकते हैं। पांचवी विशेषता है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं होता है, यानी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। ठीक है। अगली विशेषताओं की बात करेंगे हम। छठी विशेषता भाषा चित परिवर्तनशील है। भाषा चित परिवर्तन यानी भाषा चित परिवर्तनशील है, भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। भाषा का कोई एक समान रूप नहीं होता है। जैसे मध्यकालीन भाषाएं अलग थी, आधुनिक भाषाएं अलग है, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ ध्यान में रखना होगा। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है।
है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसे राजस्थान में देख वागड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये अलग अलग भाषाओं की उपभाषाएं हैं। और अलग स्टेट में जाएँ तो मराठी, बंगाली, उड़िया, ये अलग अलग भाषाएं हैं। इनकी एक भौगोलिक सीमा होती है। अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की एक अलग संरचना होती है। प्रत्येक भाषा की एक अलग संरचना होती है। ठीक है। अगली विशेषता, हर भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट मानक स्वरूप होता है। यानी प्रत्येक भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक स्वरूप होता है। तो ये थी कुछ भाषा की विशेषताएं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है। प्रत्येक भाषा की एक अलग संरचना होती है। प्रत्येक भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक स्वरूप होता है। भाषा चिर परिवर्तनशील है, यानी भाषा में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। अब हम भाषा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर बात करें। अलग विद्वानों ने भाषा की कुछ परिभाषाएं दी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक परिभाषाओं में, जिसमें भाषा है, उद्भव है, विकास है, टॉपिक है, परिभाषाओं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा की परिभाषाओं को लेकर अलग अलग विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनकी हम बात करेंगे। मुख्य परिभाषाएं हैं जो हर एग्जाम में आती है, उनके बारे में बात करेंगे। पहली परिभाषा है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, ये सब शुद्धि में भी आता है, जैन पतंजलि। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने कहा है भाषा वे माध्यम में जो वाणी में व्यक्त हो, यानी भाषा वे माध्यम में जो हमारी वाणी में व्यक्त हो। महर्षि पतंजलि ने कहा है भाषा वह माध्यम है जो हमारी वाणी में व्यक्त हो। ठीक है। फिर अगली परिभाषा हम देखते हैं हेनरी स्वीटमोर्टी। हेनरी स्वीटमोर्टी पाश्चात्य विद्वान है। हेनरी स्वीट ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना भी भाषा। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने कहा भाषा वे माध्यम में जो हमारी वाणी में व्यक्त हो। और हेनरी स्वीटमोर्टी ने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। ये दो परिभाषाएं होगी। अगली परिभाषा है सीताराम चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का अर्थ होता है चार वेदों को जानने वाला। यहाँ पर सीताराम जी चतुर्वेदी ने भाषा की क्या परिभाषा दी है, थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। यानी कि भाषा के आविर्भाव, यानी भाषा के उत्पन्न से, भाषा के आविर्भाव से संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। विराट
बस्ती होने से बच गया। यानी इनके कहने का अर्थ है कि भाषा के उत्पन्न होने के कारण ये संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। अगर भाषा नहीं होती तो ये संसार मतलब गूंगों की बस्ती होती सिर्फ एक। ठीक है, ये सीताराम चतुर्वेदी की है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हो जाती है। इस दृष्टि से आपको याद करना अनिवार्य है। अगली परिभाषा लेते हैं। अगली परिभाषा सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, उनकी क्या परिभाषा है? भाषा संसार का नाट्य चित्रण। इन्होंने क्या कहा? भाषा संसार का नाट्य चित्रण। संसार का नाट्य चित्रण यानी भाषा संसार का नाट्य चित्रण है। यह परिभाषा सुमित्रानंदन पंत की है। और इन्होंने आगे लिखा है, ध्वनि में स्वरूप है, भाषा विश्व हृदय तंत्र की झंकार है। और इन्होंने क्या कहा? भाषा हृदय तंत्र की झंकार। यह भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन ध्वनि विहानों के माध्यम से विचार विनिमय करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा कामता प्रसाद गुरु, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी व्याकरण के संकलन करता। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु की भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को व्यक्त कर सकता है और दूसरों के विचारों को खुद ग्रहण कर सकता है। यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु, जो कि हिंदी व्याकरण के संकलन करता है, यानी भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाता है तथा दूसरों के विचारों को समझ पाता है या हम ग्रहण कर पाता है। यही भाषा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इसके आगे हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का काल विभाजन। काल विभाजन हम इसे 3 भागों में देखते हैं। एक तो हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, प्रथम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इनका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर आ जाती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर आ जाती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, इनका कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और ये 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को हम फिर दो भागों में देखते हैं। एक तो होगी वैदिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इनका कालक्रम है, और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के दो भाग हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत का कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का कालक्रम है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। यानी काल विभाजन देखें तो भारतीय भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य बांटा गया, जिसमें 2 भाग हैं: वैदिक संस्कृत जो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है, और लौकिक संस्कृत जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। फिर आ जाती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, और आधुनिक आर्य भाषाएं इसमें 1000 ईस्वी से अब तक जो भाषाएं चल रही है उसे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं। फिर मध्यकालीन भारतीय भाषाओं को 3 भागों में बांटते हैं: प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, और इसमें 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम प्राकृत, फिर द्वितीय प्राकृत, फिर तृतीय प्राकृत। ये 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक। ठीक है, और ये ईस्वी से जहाँ ईस्वी प्रारंभ होती है 1 ईस्वी 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये इसकी भाग होगी। आधुनिक आर्य भाषाओं में हम देखते हैं हिंदी है, हिंदी, बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती और सिंधी। यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं: हिंदी, बंगला, उड़िया, असमी, मराठी और गुजराती, सिंधी। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में देखते हैं: प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक, और द्वितीय प्राकृत है वो ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और तृतीय प्राकृत है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक।
मध्यकालीन, भारतीय आर्य भाषा, प्रथम प्राकृत, फिर आती है द्वितीय प्राकृत, फिर आती है तृतीय प्राकृत। इसका कालक्रम है 500 ईसा पूर्व से ईस्वी प्रारंभ तक। ठीक है, इसका कालक्रम है ईस्वी से 500 ईस्वी, और इसका कालक्रम है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये ऐसे हो गए कालक्रम। फिर हम प्रथम प्राकृत को दो भागों में देखते हैं। एक तो होगी पाली, एक होगी शिलालेखी प्राकृत। ये इसके दो पार्ट हो। ठीक है, पाली के अंदर मूल पाठ बुद्ध का जो वाचन है वो पाली में, शिलालेखी अशोक के जो शिलालेख है उसमें शिलालेखी प्राकृत। फिर कहते द्वितीय प्राकृत, प्राकृत में इसके 5 वेद हैं। कितने वेद हैं? 5। कौन कौन से? सौसेनी, मागधी, अर्धमागधी, देशाची और महाराष्ट्र। जैसे 5 भाग। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में द्वितीय प्राकृत है जो ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसमें 5 पार्ट है। सौसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पेशाची और महाराष्ट्र।